नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पिशाच की बेटी का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की पिशाच की बेटी का फाइनल पार्ट बिना देरी के। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुरली वाले मेरी बच्ची की रक्षा करना। क्या हुआ मम्मा, आप खुश नहीं हो? मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं मेरी लाडो, ऐसा नहीं है। प्यार से उसने मोनी के गालों को थपथपाया। तू बड़ी हो रही है, पर बचपना अब तक नहीं गया। चल अब सो जा। जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह मंजू ने दरवाज़ा खटखटाया। सपना ने नींद से उठकर दरवाज़ा खोला। क्या बात है बीबी जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज फिर बेबी ने वो सपना देखा। क्या आप इतनी देर तो नहीं सोती? अरे सास लू मंजू, सारे सवाल एक साथ। मैंने कहा था आपसे एक बार चैनमा माई से मिल लो, मगर आप मानती कहाँ हो? मंजू बिना रुके बोले जा रही थी। अच्छा बाबा, आज चलते हैं, बस अब जल्दी से काम निपटा, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, कहकर सपना अपने कमरे में चली गई। तैयार होकर उसने मोनी को आवाज़ लगाई, लाडो उठ जा। अब आंखें मसलती मोनी सपना की गले आ लगी। लाडो फ्रेश हो तो नाश्ता कर ले, मैं मंजू के साथ किसी काम से बाहर जा रही हूँ। सपना और मंजू एक बस्ती में पहुँच चुकी थीं। सपना को उस बस्ती में थोड़ी घुटन हो रही थी। बेहद संकरा से रास्ता था। मंजू उसका मुंह देखकर समी परेशानी समझ गई थी। मंजू बोली, माफ़ करना बीबी जी, माफ़ करना, हम गरीब लोग तो इसी तरह रहते हैं। सपना ने उसे देखा तो वह चुप हो गई। करीब 100 कदम चलने के बाद एक के कच्चे मकान के आगे मंजू रुक गई और पुकारने लगी, माई ओ माई आजा, मंजू तेरी बीबी जी को ले आई। सुनकर सपना हैरत से मंजू को देखने लगी। मंजू बस गर्व से मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, कहा था ना कि माई सब जानती है। दोनों अब उस घर के अंदर थीं। चारों तरफ चमकते त्रिशूल, लाल रंग की पोटलियाँ और ढेर सारी मोमबत्तियाँ लगी हुई थीं। चैनमया माई काले चोंगे में बड़ी बड़ी आंखें, जिनके आसपास झुर्रियाँ के गहरे निशान और उन आंखों में गहरा मोटा काजल। ऐसा लग रहा था जैसे दरारों भरी दीवार पर किसी ने काला रंग पोत दिया हो। माटी मोटी सफ़ेद बोहें और उनके बीच बड़ी सी लाल सिंदूर की बिंदी। गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं, उनमें लटके चमकते त्रिशूल। कुछ मिलकर वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन वहाँ के माहौल में एक अजीब सी शांति थी जो सपना ने शिद्दत से महसूस की थी। माई ने बैठने का इशारा किया। दोनों अपने सामने बिछे आसन पर बैठ गईं। कुछ कहने को सपना ने होठ खोले, मगर माई ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आई है। सपना ने थोड़ा संकोच से मंजू की ओर देखा तो माई ने मंजू को बाहर जाने का इशारा किया। मंजू तुरंत बाहर चली गई। माई, अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे पति के बारे में भी सब जानती होंगी। माई ने सहमति से सिर हिलाया और बोली, तू चिंता ना कर बेटी, वो जग का रखवाला है ना तेरा कृष्ण कन्हैया। उसने तेरी बेटी का रखवाला पहने ही भेज दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इधर बाहर मंजू उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। उसे मलाल था कि उसे बाहर भेज दिया और मैं कुछ जान न पाई। करीब 1 घंटे बाद सपना बाहर आई। उसके चेहरे पर अब सुकून था, फिर भी खतरा तो अभी टला नहीं था। मंजू ने रुद्र और पूजा को फ़ोन किया कि मोनी के बर्थडे की तैयारी करनी है। आज 10 मार्च, पुणे के 5 स्टार होटल बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रुद्र सपना ने रुद्र की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, आंटी आपका आदेश जो था, फिर मोनी का बर्थडे है, खास तो होना ही चाहिए। सारे मेहमान, मोनी के सारे दोस्त, सभी लोग आ चुके थे। मोनी ने केक काटा और सभी ने उसे विश किया। मोनी रुद्र के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। सभी डांस कर रहे थे। तभी अचानक मोनी को अपने शरीर में खिंचाव सा महसूस हुआ और वो चीखकर बेहोश हो गई। उसकी इस हालत को देखकर सपना घबरा गई, लेकिन रुद्र ने सभी को शांत रहने को बोला और मोनी को गोद में उठाकर रूम में ले गया।
पूजा और सौम्या मोनी के पास थी। रुद्र ने सपना से कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों एक तरफ जाकर बात करने लगे। रुद्र ने जो सपना से कहा उसे सुनकर सपना के चेहरे के भाव रंगों की तरह बदलने लगे। कभी वह हैरान होती, कभी डर जाती, कभी चैन की सांस लेती। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते रहे। मम्मा, मोनी ने पुकारा। सपना उसके पास ही बैठी थी। रुद्र भी उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। सपने ने देखा रुद्र की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या हुआ था मम्मा? कुछ नहीं, लाडो बर्थडे के चक्कर में ज़्यादा ही थक गई थी तू। मैं मेहमानों को देखती हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखो, कहकर सपना पार्टी हॉल में चली गई। हाँ तो शहजादी, तेरा इतना ही मन था कि रुद्र तुझे गोदी में उठाए तो यूं ही बोल देती, बेहोश का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, कहकर पूजा शरारत से हंसने लगी। पूजा, रुद्र ने थोड़ा गुस्से से कहा, इस हालत में मजाक नहीं, हद है यार, सॉरी। रुद्र पूजा उसे गुस्से से देखकर बोली, चल सौम्या, कुछ देर चकवे और चकवी को अकेला छोड़ देते हैं, कहकर मोनी की तरफ आंख मार के वो दोनों बाहर चली गईं। ओहो मोनी, रुद्र ने तड़प कर मोनी को गले लगा लिया। वो भी कसकर रुद्र से लिपट गई। तभी मोनी को अपने गले में लटका चांदी का त्रिशूल महसूस हुआ। ये क्या है रुद्र, और ये हाथ का काला धागा मैंने तो नहीं पहना था। कुछ ही नहीं शहजादी, तुम्हारी माँ का प्यार है, ये पहनने में कोई हर्ज नहीं, उसका दिल रखने का पहन लो। आज 12 मार्च सुबह के 7 बज रहे थे। मोनी, सारी पैकिंग हो गई? लाडो, हाँ मामा। अरे आप कहाँ जा रही हो? ये बैग्स, सपना का सामान देखकर मोनी हैरानी से लगभग चिल्ला पड़ी। हाँ मैं भी चल रही हूँ, और तू चिंता न कर, प्रोफेसर सक्सेना के साथ उसकी कार में आ रही हूँ, तेरी आज़ादी में कोई खलल नहीं होगा, और कहकर मुस्कुरा दी सपना। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे डर और बेचैनी करवट ले रहे थे। सभी लोग मस्ती करते हुए हंसते खेलते खैर थल पहुँच गए। वहाँ के डाक बंगले में उन सभी के रहने का इंतजाम की चर्चा में मशगूल थे। आंतरिक खेलने में मुझे मज़ा नहीं आता, अतुल बोला। तो तेरे लिए क्या परिया बुलाएं? नमन हंसते हुए बोला। आंखें तैरते हुए अतुल ने कहा, हाँ, और तू तो परियों से भी डर जाएगा। और अपनी पैंट। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर समझ सभी गए थे। नमन की अपनी इंसल्ट अच्छी नहीं लगी और वह उठकर भाग गया। भागते भागते उसे यह ख्याल ही नहीं रहा कि वो डाक बंगले से लगे जंगल में आ गया है। जब उसे ख्याल आया तो उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ से उसे डरावनी सी आवाज़ें आ रही थीं। वो मुड़ने को हुआ और उसने जो देखा उसे देखकर अच्छो अच्छो उसकी रूह कांप जाए। फिर ये तो बेचारा डरपोक नमन था। उसके सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। अंधेरे में उसकी 2 लाल लाल आंखें चमक रही थीं। उसकी गुर्राहट से नमन का रोम रोम कांप उठा और वो चीख मारकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, प्रोफेसर सक्सेना और उसके साथी उसके आसपास खड़े हुए थे। वो उठ बैठा। सौम्या रो रही थी। उसके होश में आते ही वो भाई कहकर उससे लिपट गई, लेकिन डर के मारे अब भी नमन की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुम थोड़ा आराम करो, रुद्र ने कहा और अतुल को उसके पास छोड़कर सभी बाहर आ गए। इधर डाक बंगले की देखरेख करने वाला मुगल सक्सेना सर से कह रहा था, मैंने कहा था ना साहब, यहाँ वो पिशाच हैं, जरूर उस लड़के ने उसे ही देखा होगा। अरे मंगलू, हम भी पिशाचों के बारे में जानने ही आए हैं, चलो तुम खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त। रुद्र, चलो ना, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ, और अगर कबाब में हड्डी ना लगे तो हम भी साथ आते हैं। रुद्र से पहले पूजा बोल पड़ी। मोनी उसके पीछे भागी। तू ना कभी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से, पूजा की बच्ची। और पूजा उसे मुंह चढ़ाने लगी। अच्छा अच्छा, चलो सब थोड़ा घुमाते हैं। सर से आज्ञा लेकर सब निकल पड़े। ध्यान से जाना लाडो, रुद्र इसके साथ ही रहना। ये सपने की आवाज़ थी। ओके आंटी, डोंट वेरी, रुद्र बोला। गांव की हरियाली, यहाँ की शुद्ध हवा, खेतों की ये मिट्टी की महक, सब कुछ कितना अच्छा है ना रुद्र। हम रुद्र, कहाँ खोए हो? रुद्र जैसे तंद्रा से जागा। कुछ नहीं शहजादी, तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था। ओहो रुद्र, आई लव यू। मोनी,
रुद्र से लिपट गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे है। रुद्र को भी यही एहसास हुआ। वो दोनों प्यार में खोए न जाने कब जंगल में आ गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। रुद्र थोड़ा चिंतित हो गया था। अब उसने मोनी को हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ तेजी से चलने लगा। लेकिन एक जोर की आंधी आई और रुद्र का हाथ छुड़ाकर मोनी को एक तरफ ले गई। उसे घने जंगल में शाम से पहले ही अंधेरा घिर आया था। रुद्र आवाजें लगाने लगा, शहजादी इधर। मोनी भी चिल्ला रही थी, रुद्र बचाओ। मोनी ने देखा एक भयंकर सा दिखने वाला प्राणी, जिसके बड़े बड़े दांत, लाल चमकती आंखें और सूखे से हाथों की लंबी उंगलियों के बड़े बड़े नाखून। वो उसे देख रहा था। मोनी हैरान रह गई। ये तो वही है जो बचपन से मेरे सपनों में आया करता था, मेरा खून पीता था और वह डर से उठ जाती थी। हे कन्हैया, रक्षा करो। वो आंखें मूंद कर जैसे बड़बड़ाने लगी। ही तू आ ही गई। कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। 18 साल से मेरी बच्ची, अब तू मेरे साथ रहेगी, कहकर वो पिशाच मोनी की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसे छूते ही चीख कर दूर जा गिरा। यह चैनवा माई के दिए हुए उस त्रिशूल का कमाल था। मेरी बच्ची, उतार दे से, उतार दे। देख, मैं तेरा पापा हूँ। तेरी माँ ने अपने बाप के साथ मिलकर मुझसे अलग कर दिया था। तुझसे मैं जानता था 18 के होते ही मेरा खून तुझे खींच लाएगा। मोनी अब तक सम्मोहन में ही उसे पिशाच की सारी बातें सुन रही थी। रुद्र आगे बढ़ा, मगर एक तेज झोंके ने फिर से उसे उठाकर फेंक दिया। इस बार रुद्र का सिर पेड़ से टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी सौम्य और पूजा और 2-3 स्टूडेंट्स उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उनको देखते ही पिशाच शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल को गूंज रही थी। सब डर के मारे जड़बत हो गए। उनमें से एक लड़का सौरभ भागने लगा, लेकिन वो भाग पाता उससे पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग भरते हुए उसने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत सौरभ की गर्दन में घुसा दिए। सौरभ चीखता चिल्लाता रहा। उसकी दर्द भरी चीखों ने सारा जंगल कपा दिया। मौका देखकर सौम्य और पूजा डाक बंगले की तरफ भागी। घबराते हुए सर और सपना को सूचित किया। सक्सेना, सर और सपना जंगल की तरफ भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन आसमान से पूरे चांद की सफेद रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। रोशनी देखकर सपना को याद आया, ओहो, आज तो पूर्णिमा है। उसे माई की बात याद आई। मौनी पूर्णिमा की रात को ही अपने पिशाच रूप में आएगी। याद आते ही सपना सिरहर उठी। वो मन ही मन बोल उठी, हे बंसी वाले, कृपा करना, रक्षा करना मेरी बच्ची की। दोनों अब तक पहुंच चुके थे। सपना वो दृश्य देखकर दहल गई। अविनाश, हाँ, वो अविनाश ही था, उसका पति, जो एक पिशाच था, जिसे उसने अपने पापा गुरुजी द्वारा दूर कहीं बंधवा दिया था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर सपना डर गई। उस पिशाच के मुंह से खून टपक रहा था। भयानक लाल आंखें, जो सपना को देखकर गुस्से से और भी लाल हो गई थीं। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। इधर मोनी ने यंत्रवत अपने गले से त्रिशूल निकालकर फेंक दिया था। उसके हाथ में बंधा अभिमंत्रित धागा भी उसकी कलाई से अलग हो गया था। वो अपने पिशाच रूपी पिता की ओर बढ़ रही थी। नहीं लाडो, मत मत जाना उसके पास। वो तेरे पापा नहीं हैं, पिशाच हैं। मगर जैसी मोनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस आगे बढ़ रही थी। तभी 2 पेड़ों की खाली जगह से चांद की रोशनी मोनी पर पड़ी और अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका मासूम चेहरा बदल रहा था। वो भयानक पिशाचनी में बदल रही थी। उसकी आंखें रक्ताभ हो गईं। उसके 2 दांत निकलकर बाहर आ गए थे। ये देखकर सपना बेहोश हो गई। वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप रही थी, मगर 2 लोग चौकन्ने थे, प्रोफेसर सक्सेना और रुद्र। रुद्र होश में आ चुका था, बस मौके के इंतजार में था। मोनी अब अपनी मम्मा के मासूम लाड़ों में से एक भयंकर पिशाचनी में परिवर्तित हो गई थी। उसे तलब थी, खून की तलब, और वो पिशाच अब भी शैतानी हंसी हंस रहा था। आज देख कितने शिकार हैं यहाँ, जिसका खून पीना है पी ले मेरी बच्ची। और मोनी खतरनाक दृष्टि से सामने घबराई पूजा की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके गले में चांदी की वो माई वाला त्रिशूल पहना दिया। एक झटका सा लगा
रुद्र को और अगले ही पल मोनी बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे एक तरफ लेटा कर रुद्र पिशाच की तरफ पलटा। वो जोर जोर से चिंघाड़ रहा था, लड़के मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो रुद्र पर झपटा। वो कुछ कर पाता उससे पहले प्रोफेसर सक्सेना ने पिशाच पर चांदी के अनगिनत छर्रे उछाल दी। पिशाच चीख कर पीछे हटा और रुद्र को मौका मिल गया। उसने वो चांदी का छुरा उस पिशाच के गले में घोंप दिया जो रुद्र के दादाजी ने उसे दिया था। छुरा लगते ही पिशाच का शरीर रेत में तब्दील होकर बिखर गया। अब सब शांत था, सारा वातावरण हल्का सा हो गया था। सपना होश में आ गई थी। मोनी अभी बेहोश थी। सपना रुद्र को गले लगाकर बोली, तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी रुद्र? नहीं आंटी, ये नियति थी मेरी और मोनी की। हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है, वरना जो सपना बचपन से मोनी देख रही थी वही मैं भी क्यों देखता था। सपना को याद आया, माई ने कहा था कि उसे बचाने वाला वो लड़का रुद्र ही है जो उसके पिताजी के गुरुजी का पोता है। अगर मेरी मासूम मोनी ने किसी का भी खून चूस लिया होता तो आज वो पिशाचनी होती। इस ख्याल से ही सपना कांप गई है। मुरली वाले तेरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मोनी होश में आ चुकी थी। उसने रुद्र को देखा और बोली, तुमने बचाया ना उस पिशाच से? मेरे सपनों में तुम ही बचाते थे मुझे उस पिशाच से, लेकिन कभी तुम्हारी सूरत नहीं दिखती थी। पहली बार मैंने सपने में तुम्हें देखा। रुद्र मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि मोनी सब कुछ भूल चुकी है। हाँ, मेरी शहजादी मैं ही था और हमेशा रहूँगा। हाँ राजकुमारी जी, यह राजकुमार रुद्र सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही पूजा शरारत से बोली और सब एक साथ हंस पड़े। हाँ लाडो, रुद्र अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, सपना स्नेह से बोली और मोनी ने शर्मा कर अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपा लिया। इधर जंगल में चरवाहा चीख रहा था। उसकी गर्दन में दांत गड़ाए सौरभ उसका खून पी रहा था।